प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल कवरेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्राजीलिया यात्रा। और आइए इस वक्त की हेडलाइंस पर डाल लेते हैं नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्राजीलिया में भव्य स्वागत। अल्वोराडा पैलेस में ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा की मौजूदगी में पीएम मोदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। प्रधानमंत्री मोदी की ब्राजीलिया में राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा के साथ द्विपक्षीय बैठक। आतंकवाद से निपटने, गोपनीय सूचनाओं के आदान प्रदान समेत कृषि अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में समझौता होने की उम्मीद। कोलकाता रेप मामले में भाजपा की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जांच पूरी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपी रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में अराजकता, महिला सुरक्षा की स्थिति को बताया चिंताजनक। ममता सरकार पर लगाया आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप। बिहार में नीतीश कैबिनेट ने दी 43 प्रस्तावों को मंजूरी। रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए होगा बिहार युवा आयोग का गठन। राज्य की मूल निवासी महिलाओं को मिलेगा सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण। एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट का INS कवरत्ती से सफल यूजर ट्रायल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO और भारतीय नौसेना को दी बधाई। तो आप देख रहे थे इस वक्त की सुर्खियां और हम वापस प्रधानमंत्री के ब्राजील दौरे से जुड़ी तमाम खबरों पर लौटते हैं और अब समझने की कोशिश करते हैं कि भारत और ब्राजील के बीच में रक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार के सहयोग रहे हैं और कैसे एक संभावना बनती है। आंकड़ों और तथ्यों के नजरिए से समझते हैं और चलते हैं हमारी सहयोगी जया के पास। यकीनन यहाँ पर भारत ब्राजील संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर हम यहाँ विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। रक्षा सहयोग एक अहम कड़ी है भारत और ब्राजील संबंधों में। आइए उस पर डालते हैं। रक्षा सहयोग समझौते को 2006 में यहाँ पर मंजूरी मिली। 2003 में हस्ताक्षरित रक्षा सहयोग समझौते को 2006 में मंजूरी दी गई। JDC की स्थापना हुई और लगातार अब JDC की बैठकें हो रही हैं। दोनों देशों के बीच अगर हम उच्च स्तरीय रक्षा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय दौरे हुए हैं और आदान प्रदान हुए हैं। पिछले 2 वर्षों में विशेष रूप से उल्लेखनीय गतिविधियां हुई हैं जिनमें कुल 14 प्रमुख आदान प्रदान शामिल हैं। भारतीय वायुसेना के प्रमुख ने ब्राजील का दौरा किया, जबकि ब्राजील की सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुखों ने लगातार भारत का दौरा किया है। अगर हम रक्षा प्रशिक्षण की बात करें तो 2007 से अब तक दोनों देशों के कुल 134 रक्षा अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें भारत के 70 और ब्राजील के 64 अधिकारी शामिल हैं। ये प्रशिक्षण छोटे और लंबे अवधि के पाठ्यक्रमों के साथ साथ संयुक्त सैन्य अभ्यासों आदि के माध्यम से भी यहां पर हुआ है। अगर हम बात करें 2+2 राजनीतिक सैन्य वार्ता की तो 2024 में 2+2 राजनीतिक सैन्य वार्ता की भी शुरुआत हुई, जिसकी पहली बैठक 2024 में हुई और ये सहयोग को एक नई दिशा दे रहे हैं। 2006 में रणनीतिक वार्ता 2006 में अगर हम बात करें तो क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा के लिए एक द्विपक्षीय रणनीतिक वार्ता तंत्र यहां पर स्थापित किया गया। इसकी 2007 से लगातार बैठकें हो रही हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि भारत और ब्राजील मिलकर नए वैश्विक ढांचे के लिए एक साझा एजेंडा यहां पर तय कर रहे हैं और विभिन्न क्षेत्रों में हम अभूतपूर्व सहयोग की यहां पर उम्मीद कर रहे हैं। आइए रुक करते हैं आर्यन का। शुक्रिया जया। निश्चित तौर से ये बेहद महत्वपूर्ण है कि रक्षा के क्षेत्र में भारत और ब्राजील के संबंधों में अभी तक क्या प्रगति हुई और यहाँ से अभी की मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी की जो दौरा है और बैठकों का जो सिलसिला है, यहाँ से कैसे आगे बढ़ेंगे, इस विषय पे बात करते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, मिस्टर अचल मल्होत्रा जी, अपराजिता कश्यप जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मिस्टर मल्होत्रा, डिफेंस कोऑपरेशन के लिहाज से अगर बात की जाए तो अभी भारत और ब्राजील कहाँ पे खड़े हुए हैं आपके नजरिए और अनुभव के नजर से, और मौजूदा जियोपॉलिटिकल सिनेरियो के लिहाज से ये डिफेंस कोऑपरेशन कैसे आगे बढ़ सकता है, उसका व्यवहारिक पक्ष क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि जहाँ तक डिफेंस कोऑपरेशन का सवाल है तो एक बेसिक स्ट्रक्चर और फाउंडेशन डाल दी गई है, लेकिन अभी तक जो हमारी कोऑपरेशन है वो कन्वेंशनल एरियाज में ट्रेनिंग की बात कर लीजिए, इंटरऑपरेबिलिटी की बात कर लीजिए,
आगे स्कोप है बहुत बढ़ने का, और वो अगर हम किसी तरह से डिफेंस इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स की बात कर सके, हम काफ़ी अपने डिफेंस इंडिजिनस प्रोडक्शन, को प्रोडक्शन और जॉइंट प्रोडक्शन की बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिससे मार्केट में ला रहे हैं, और पिछले कुछ सालों में हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं। और ब्राज़ील की अगर कोई रिक्वायरमेंट है और अगर हम उसे पूरा कर सकते हैं तो इसका ओवरऑल जो हमारा बायलैटरल ट्रेड है उसकी क्वांटम पे भी असर पड़ेगा, जो 12 बिलियन है। काफ़ी हद तक वो काफ़ी उसमें वृद्धि हो सकती है। आपने देखा होगा कई साल हमने रशिया के साथ कोशिश करी, तो 10 बिलियन से आगे जा नहीं रहा था बड़ी मुश्किल से, और जैसे ही फिर क्रूड ऑयल और ये सब हुआ तो अब देखिए कितना लीप है, कितनी बढ़ोतरी होगी बायलैटरल ट्रेड में। तो ट्रेड को बढ़ाने के लिए भी इसी तरह का कोई जो है एनर्जी सेक्टर और डिफेंस सेक्टर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो अब मेरे लिए कहना मुश्किल है कि ब्राज़ील की क्या रिक्वायरमेंट है और क्या हम उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन इस समय जो लेवल है उसको आगे ले जाने के लिए जी मुझे लगता है कि अभी काफ़ी स्कोप है, और शायद इस विजिट पे कोई ऐसा नया एग्रीमेंट साइन होगा जी जो डिफेंस कोऑपरेशन दो देशों के बीच में कोई नई दिशा प्रदान करेगा। ओवर टू यू। बिल्कुल, आपने यहाँ पर एनर्जी की भी बात करी, ऊर्जा सुरक्षा की भी बात करी। किस तरह से देखते हैं आप राजता, यहाँ पर आपने अपस्ट्रीम एनर्जी इन्वेस्टमेंट को लेकर भी बात की थी, कैसे आप देखते हैं कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा रणनीति के हिस्से के तौर पर हम इसे बेहद महत्वपूर्ण तरीके से देख सकते हैं? एक एरिया जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है और जो काफ़ी महत्वपूर्ण है ऊर्जा की दृष्टि से, वो है ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव। और ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव में हमने एक नेशनल हाइड्रोजन मिशन इंडिया ने बना लिया है। ब्राज़ील बहुत इम्पोर्टेंट, 12 उसके पास हाइड्रोजन हब्स है और उसकी टेक्नोलॉजी उस क्षेत्र में बहुत आगे है। तो ये एक पोटेंशियल एरिया ऑफ कोऑपरेशन हो सकता है, और हम दोनों ना हाइड्रोजन एनर्जी की तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन हब्स ब्राज़ील ने बनाए हैं, तो ये एक सप्लायर हो सकता है इनिशियली, और बाद में हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर सकता है। तो वो एक एरिया होगा। दूसरा, अगर हम एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे, जैसे रूरल एक्सटेंशन सर्विसेज होता है, जहाँ पे कैप्टिव पावर जनरेशन और स्मॉल स्केल, ब्राज़ील बहुत ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में जाना जाता है पूरे वर्ल्ड में। तो काफ़ी उसकी क्रिटिसिज्म हुई थी शुरू में कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एंड इनंडेशन इश्यूज, डिस्प्लेसमेंट इश्यूज, इस पे काफ़ी उसकी क्रिटिसिज्म हुई थी। बट बाद में जब देखा गया तो लगा कि नहीं, ये जो नॉन रिन्यूएबल्स के बजाय अगर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट में काम करें तो क्लाइमेट के दृष्टि से काफ़ी अच्छा रहेगा। तो वो एक एरिया है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जहाँ पे हम ब्राज़ील से कोलैबोरेशन कर सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर आपने अमेज़न फॉरेस्ट की आग की बात भी करी, और जलवायु परिवर्तन भी एक अहम मुद्दा है जिस पर लगातार बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है, और वैश्विक मंचों पर आवाज़ भी उठा रहे हैं भारत और ब्राज़ील दोनों। पेरिस समझौते से लेकर COP29 तक अगर हम बात करें तो भारत ने अपने वादे काफ़ी हद तक पूरे किए हैं। कहीं ना कहीं पश्चिमी देश ज़रूर अपनी जिम्मेदारी से पिछड़ते हुए नजर आए। किस तरह से देखते हैं, अभी ब्रिक्स डिक्लेरेशन में भी जलवायु परिवर्तन को लेकर अहम बातें सामने रखी गई, कैसे आप देखते हैं भारत और ब्राज़ील अगर मिलकर जलवायु परिवर्तन को लेकर एक मुखर आवाज़ में अपनी बात रख रहे हैं, लड़ने की बात कर रहे हैं, कैसे एक सस्टेनेबल लीडरशिप मॉडल यहाँ पर वो पेश कर सकते हैं? अभी ब्रिक्स हुआ, अब COP30 भी ब्राज़ील में ही हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ग्लोबल साउथ के पास एक जिम्मेदारी आ गई है इस मुद्दे को उठाने की और कुछ करने की। बिल्कुल, इसमें अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो 1992 में जब रियो अर्थ समिट हुआ था, तो वो एक पहली बार एक कन्वेंशन था, अर्थ समिट था, जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स एंड नॉर्मली इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन था, तो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स आते थे। पहली बार ऐसा हुआ कि प्राइवेट प्लेयर्स आए, लॉबीज आए, प्रेशर ग्रुप्स, लॉबीज, फार्मर ग्रुप्स। तो 1992 एक पाथ ब्रेकिंग ईयर था एनवायरनमेंट फ्रेंडलीनेस के उसके तौर पे। तो 1992 से ब्राज़ील हमेशा एक क्लाइमेट और एनवायरमेंटल ग्लोबल लीडर के रूप से रहा है। लूला बहुत ज़्यादा, उनकी अमेज़ॉन डिप्लोमेसी बहुत फेमस है, वो काफ़ी अमेज़ॉन का, और उन्होंने डिफॉरेस्टेशन
उनके पहले जब डिल्मा थी वो और लूला, इन्होंने डिफॉरेस्टेशन अरेस्ट करने में, कम करने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान बनाया। और हमेशा से UNFCCC में और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में ब्राज़ील का बहुत इन्वॉल्वमेंट रहा था। भारत और ब्राज़ील हमेशा क्लाइमेट फोरम पे सेम, उनकी वॉइस सेम रही है, उनके मुद्दे सेम रहे हैं, उनका अप्रोच सेम रहा है। ब्राज़ील कहाँ पे भटका था? जब बोल्सोनारो आए थे तो उन्होंने कहा था कि वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी से निकल जाएंगे, UNFCCC में रहेंगे नहीं, बट ये था उनका चुनावी दौर। बट जब वो प्रेसिडेंट बने तो ये कहना कि आई डोंट केयर फॉर एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ी बात होती। तो जब वो प्रेसिडेंट बन गए तो प्रैक्टिकल कंसिडरेशन से उन्होंने वो ब्राज़ील कंटिन्यू टू रिमेन, और अब लूला के अंडर में ये बहुत सशक्त हो रहा है। आई थिंक बिकॉज ये दोनों जो लीडर्स हैं हमारे, लूला और मोदी, इन दोनों का बैकग्राउंड जो रहा है बिकॉज ऑफ द ग्लोबल साउथ सॉलिडारिटी। ग्लोबल साउथ का टर्म किसी और ने दिया, कार्ल ओग्लेस्बी ने दिया था, लेकिन उसको पॉपुलराइज करने में लूला का बहुत महत्वपूर्ण देन है। So, लूला अपने पहले प्रेसिडेंसी में बहुत वो, तो दोनों अगर ग्लोबल साउथ की दृष्टि से अगर देखें, दोनों के सिचुएशन सेम है। उनके पास फाइनेंस की कमी है टू टैकल क्लाइमेट प्रॉब्लम्स, अरेस्ट प्रॉब्लम्स। तो दोनों देखते हैं कि हमें कहीं से क्लाइमेट फाइनेंस मिले, हमें थोड़ा सा एक्सटेंशन दिया जाए टू ब्रिंग डाउन आवर कार्बन एमिशन। तो इस तरह से ये और बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है। तो ये लोग इसीलिए, क्योंकि दोनों के सिचुएशन सेम है, तो सिमिलर स्टैंड तरीके से आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मिस्टर मल्होत्रा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है, जलवायु परिवर्तन का जो विषय है, इसका सबसे ज़्यादा खामियाजा अगर देखा जाए तो ग्लोबल साउथ के देशों में भी खास तौर से देखने को मिल रहा है। मुखर आवाज़ के तौर पर भारत और ब्राज़ील बने हुए हैं, लेकिन भारत के अपने खुद के गोल्स, अचीवमेंट्स की बात की जाए तो दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण के तौर पे है। 2070 तक हम नेट ज़ीरो की बात कर रहे हैं। हमने सोलर एनर्जी में बहुत तेज़ी से काम किया है। रिन्यूएबल एनर्जी के तमाम डिफरेंट सेक्टर्स में हमने ऐसे लक्ष्य हासिल किए हैं जो वक्त से पहले हम लगातार हासिल कर रहे हैं, और दुनिया के साथ भी कदम मिला रहे हैं इस दिशा में। आपको लगता है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस है या ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की बात की जाए, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ग्लोबल साउथ की व्यवहारिक समस्याओं का एक व्यवहारिक समाधान देती हैं, और आज के समय में ज़रूरी है इस दिशा में मिलकर आगे बढ़ना। इसमें भारत एक प्रमुख एक तरीके से नेतृत्व करता दिखाई पड़ता है। मिस्टर मल्होत्रा, कोई दो राय नहीं है कि भारत की पोजीशन क्लाइमेट चेंज को लेकर या क्लाइमेट चेंज के जो मिटिगेशन वगैरह, जो इल इफेक्ट्स हैं उसको मिटिगेट करने की दिशा में क्या करना चाहिए, इसको लेकर काफ़ी क्लियर है। और ये भी तय है कि एक ग्लोबल साउथ की एक पूरे विश्व की ये रिक्वायरमेंट है। क्लाइमेट चेंज ऐसी चीज़ है जो बॉर्डर्स को ट्रांसेंड करता है। आई मीन, ये बॉर्डर्स नहीं देखता है और ये साइलोज में नहीं किया जा सकता। और इसमें अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसी कम कंट्रीज़ के अगर इससे वॉकआउट कर जाती हैं तो मुझे लगता है इससे बड़ा कोई रिस्पॉन्सिबल एक्ट हो नहीं सकता। बहरहाल, जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत पूरी शिद्दत के साथ अपनी कमिटमेंट्स को पूरा कर रहा है और हम बार बार इस चीज़ पे जोर दे रहे हैं, जैसा कि अभी अपराजिता ने भी बात करी, शायद कॉमन एंड डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। हमारी दो चीज़ें कह रही कि हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है इसका। आप देखिए क्लाइमेट चेंज या इस क्लाइमेट की दुर्गति करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था? वेस्टर्न कंट्रीज, उनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ये सब हुआ। और अब वो समय आ गया है, जब समय आ गया सुधारने का गलतियाँ, तो आपका जो है कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकिन डिफरेंशिएटेड है। तो आपकी जो रोल है इसमें, आपसे मेरा मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड का जो रोल है, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ का जो रोल है, वो बहुत ज़्यादा है। और वो आपको हर लिहाज से डेवलपिंग वर्ल्ड, पुअर कंट्रीज, इन सबको मदद करने की ज़रूरत है। रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज एक तरफ, और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स एंड शेयरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी। क्योंकि अगर ये पूरे विश्व में नहीं होगा जी, तो मीनिंगलेस है। जैसे मैंने कहा कि आप एक कोने में नहीं कर सकते कि इस कोने में तो आपने क्लाइमेट कंट्रोल कर लिया तो बाकी दूसरे कोनों में दूषित हवा चलती रही तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम तो अपनी पूरी निष्ठा के साथ, पूरी शिद्दत के साथ अपनी कमिटमेंट्स को
और हम अपनी कोशिश कर रहे हैं कि विद इन द कंट्री हमारी डिपेंडेंस जो है फॉसिल फ्यूल से हटाकर किस तरह हमसे डाइवर्सिटी, इसका हमने अभी थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया कि कितनी डिफरेंट फील्ड्स पे हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पे हमारी डिपेंडेंस कम हो और क्लाइमेट पे उसका इम्पैक्ट जो है कम हो। बाकी पूरी दुनिया को इसके बारे में देखना है। क्लाइमेट फाइनेंस एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है और जिसे हम बार बार उठा रहे हैं कि अगर आप क्लाइमेट फाइनेंस आगे दूसरे छोटे देशों की मदद नहीं करेंगे तो फिर बाकी सारी चीजें मीनिंगलेस हो जाती हैं। बिल्कुल। तो जिस काफी इम्पोर्टेंट रोल है भारत का इसमें। भारत ने एक दिशा दिखाई है। हमें ब्राजील जैसे अगर इसमें और अलाइज या साथी मिलते हैं, बड़ी अच्छी बात है। जो मिले हैं ऑलरेडी हैं हमारे साथ, ऐसे ही और बहुत सारी कंट्रीज को आगे आना चाहिए और अमेरिका जैसे कंट्रीज को भी सोचना चाहिए इस बारे में कि इस तरह से वो अपनी ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उससे इस तरह मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। उन्हें भी पूरी तरह से इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए जी। तो ओवर टू यू। बिल्कुल। जिस क्लाइमेट फाइनेंस, क्लाइमेट जस्टिस की बात यहाँ पर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, क्या कुछ एक व्यवहारिक तरीका हो सकता है, जो कि एक डिजिटल हरित और एक समावेशी वैश्विक व्यवस्था की यहाँ पर बात हो रही है? कैसे आपको लगता है कि भारत और ब्राजील एक साथ एक मंच पर आकर विश्व के लिए एक ब्लूप्रिंट पेश कर सकते हैं? डॉक्टर अपराजिता। ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बिकॉज अगर हम देखें ब्राज़ील और इंडिया को, तो दोनों प्राइमरी प्रोडक्ट एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ है। एसेंशियली हम अग्रेरियन इकोनॉमीज़ थे। लैटिन अमेरिका के सारे देशों ने 1960s में वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन मॉडल अपनाया, बट मैन्युफैक्चरिंग गुड्स में उनकी कैपेबिलिटी लिमिटेड रही। फिर उन्होंने रियलाइज़ किया कि प्राइमरी प्रोडक्ट्स, चाहे वो कॉफ़ी हो, शुगर केन हो, मीट हो, वीट हो, सोया हो ना, तो वो ही उनका मेन स्टे था। तो उस तरह की इंडस्ट्रीज जो होती हैं अग्रेरियन इकोनॉमी से रिलेटेड, वो ज़्यादा पोल्यूटिंग नहीं होती है। तो एक हम वो मॉडल दे सकते हैं कि एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ की, जो भारत में भी काफ़ी पॉपुलर है। तो हमारा जो पोल्यूशन का मॉडल है, और फिर ये डेवलप्ड वर्ल्ड एक मुद्दा उठा देता है कि पॉवर्टी और पोल्यूशन में कोरिलेशन है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर है, तो ये पॉवर्टी का मुद्दा उठा के इनको थोड़ा शांत कर दिया जाए। तो इस तरह से अगर हम कहें कि अपराजिता जी, आपको रुकना चाहेंगे। कुछ और तस्वीरें हमारे पास में आ रही हैं इस वक्त ब्रासीलिया से, जो शिष्टमंडल स्तर की जो बातचीत है भारत के और ब्राज़ील के बीच में, उसकी तस्वीरें हमारे सामने आई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करते हुए, तो राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा के साथ में मौजूद है उनका ब्राज़ील का प्रतिनिधिमंडल। दोनों देशों के बीच की ये शिष्टमंडल स्तर की बातचीत की तस्वीरें। अब ये महत्वपूर्ण बातचीत इसलिए भी है कि हम लगातार जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं जया, कि कैसे तमाम अपार संभावनाएं हैं सहयोग के उन क्षेत्रों में जहां अभी सहयोग हो रहा है, और नए संभावनाओं के द्वार भी खुलने की पूरी गुंजाइश दिखाई पड़ती है। उसका एक बड़ा आधार इस बातचीत पर तय होगा, और इसके बाद संभावित जो हम लोग बात कर रहे हैं कि कई MOU साइन होते नजर आएंगे, वो तस्वीरें भी बहुत जल्दी देखेंगे। उसी के लिए एक महत्वपूर्ण बातचीत। बिल्कुल। प्रधानमंत्री का ये दौरा भारत और ब्राज़ील के बीच आपसी सहयोग और संबंधों को एक नई दिशा देने के तौर पर यहाँ पर देखा जा रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में बीते कई वर्षों से भारत और ब्राज़ील की हम भागीदारी देख रहे हैं, साझेदारी देख रहे हैं। वैश्विक मंचों पर दोनों देश आपसी समझ को साथ में रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कैसे नए क्षेत्रों की खोज करते हुए नए समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है, इस बार ये देखने वाली बात होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले भी ब्राज़ील जा चुके हैं, लेकिन पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्राज़ील की राजकीय यात्रा है। दोनों देशों के जो शीर्ष नेताओं के बीच जो एक तरह की आपसी समझ जो विकसित हुई है, कहीं ना कहीं वो भारत और ब्राज़ील के रिश्तों को एक नया आयाम दे रही है, और यही इसीलिए उम्मीद की जा रही है कि दोनों देशों के बीच अब नए महत्वपूर्ण समझौते होने की उम्मीद है, जिसकी ज़मीन यहाँ पर इस डेलीगेशन लेवल टॉक्स में तैयार हो रही है। बिल्कुल। और द्विपक्षीय मुलाकात शिष्टमंडल स्तर की, और निश्चित तौर से ये एक मौका होता है जहाँ पर दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलकर जो आपसी सहयोग के क्षेत्र हैं उन पर भी बात होती है, क्षेत्रीय मसलों को लेकर भी विस्तार से बात होती है। तो ग्लोबल इश्यूज़ को कैसे हैंडल करना है, उन चुनौतियों से कैसे निपटना है, उसके समाधान पे कैसे आगे बढ़ना है, उस पर भी समझ बेहतर करने का एक मौका होता है। और ऐसे में
भारत और ब्राजील न सिर्फ द्विपक्षीय स्तर पर अपने सहयोग को कैसे बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए भी कैसे मिलकर एक साझा प्रयास कर सकते हैं, वो तमाम बातचीत इस वक्त निश्चित तौर से इन तस्वीरों के माध्यम से झलकती दिखाई पड़ रही है, जहां पर वो बातचीत हो रही होगी। क्योंकि हम लोग लगातार बात कर रहे हैं ग्लोबल साउथ के इश्यूज को लेकर, जिसकी मुखर आवाज़ दोनों ही देश भारत और ब्राज़ील बने हुए हैं। ऐसे में जो यूएन में रिफॉर्म्स की बात की जा रही हो, ग्लोबल गवर्नेंस में सुधार की बात की जा रही हो, आतंकवाद की समस्या से निपटना हो, वैश्विक शांति को स्थापित करना हो, क्योंकि राष्ट्रपति लूला ने कल अपने घोषणा पत्र या कहा जाए अपने संबोधन में इस बात का जिक्र किया कि तमाम देश आज के समय में युद्ध में निवेश कर रहे हैं, ज़रूरत शांति में निवेश करने की है। और जो तमाम देशों ने अपने 2030 के जो SDGs गोल तय किए थे, उसके लिए जो कंट्रीब्यूशन देना था वो ना देते हुए, उन वायदों से पीछे हटते हुए युद्ध में निवेश कर रहे हैं। बड़ा आसान होता है युद्ध में निवेश करना, इस बात का भी जिक्र उन्होंने किया था, लेकिन अपने आप में इस समय ये दिखाता है कि ये दो बड़े देश, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति लूला, जब बात करेंगे तो वैश्विक चुनौतियों के समाधान पर भी आपसी समझ को बेहतर करना और वैश्विक मंच पे अपनी बात को मुखरता से रखना और आपसी संबंधों में सहयोग हो, व्यापार हो, ट्रेड हो, इन्वेस्टमेंट हो, एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर हो, फूड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी समस्या है जो तमाम देशों के लिए अपने आप में चुनौती बना हुआ है। जलवायु परिवर्तन का हम जिक्र कर रहे हैं, इन तमाम विषयों में कैसे आगे बढ़ेंगे उस दिशा में एक गंभीर ठोस बातचीत हो रही होगी। बिल्कुल, भारत और ब्राजील सिर्फ व्यापार से ही नहीं जुड़े हुए हैं, बल्कि उनके वैश्विक लक्ष्य भी कहीं ना कहीं एक जैसे हैं। प्रधानमंत्री का विजन वसुधैव कुटुंबकम, प्रधानमंत्री की नीति साझा भविष्य की नीति के साथ ब्राजील लगातार अपना समर्थन देता आ रहा है। दोनों देश ब्रिक्स, G20, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और G4 के सदस्य हैं और एक ऐसी दुनिया चाहते हैं जिसमें विकासशील देशों की बात भी सुनी जाए और उनको उसका सही हक भी मिले। लगातार हम इस स्पेशल कवरेज पर बने हुए हैं, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ओहो, सुन देखो इधर, ये छतरी भी है। सुनो, ये हमारे लिए कुछ ज्यादा महंगा नहीं है, अभी से बिगाड़ना शुरू। हम बिगाड़ेंगे, तुम बनो क्या? खरूस। अच्छा, एक मिनट। क्या हुआ? अभी से इतना खर्चा करोगे तो मेरी पढ़ाई का क्या करोगे? आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आपके पापा ने प्लानिंग कर रखी है। अच्छा, उन्होंने पहले ही लाइफ इंश्योरेंस का चाइल्ड प्लान सोच रखा है, इसके लिए। बढ़िया है। आप आइए, बैठिए, लेके चलते हैं इसमें। सपनों को रखो सुरक्षित चाइल्ड प्लान के साथ, सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। सर, बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। समझ कर इन्वेस्ट कर। ओह लवली, वेल डन। अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स। लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन? RBI कहता है, वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई, LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं भारत ब्राजील पर हमारी स्पेशल कवरेज। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजीलिया में हैं इस वक्त और दोनों देशों के बीच डेलीगेशन लेवल टॉक्स हो रही है। अहम समझौतों पर यहाँ पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है और हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अपराजिता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर अपराजिता, यहाँ पर रक्षा क्षेत्र पर लेकर हम खास तौर पर बातचीत कर रहे थे। आज भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और भारत के रक्षा इक्विपमेंट की बात करें, डिफेंस इक्विपमेंट की बात करें तो उसमें पूरे विश्व की दिलचस्पी साफ तौर पर नजर आ रही है। किस तरह से देखते हैं दोनों देश मिलकर भारत के इस आत्मनिर्भरता के मिशन को और मजबूती दे सकते हैं, और साथ ही डिफेंस इक्विपमेंट प्रोडक्शन की अगर बात करें उस कड़ी में भी दोनों देश कैसे साथ में सहयोग करते हुए नजर आ सकते हैं? आपने ऑलरेडी अपने ग्राफिक्स में दिखाया था कि हमारे यहाँ जॉइंट स्टाफ ट्रेनिंग हो रही है। उससे थोड़ा आगे बढ़ के अगर हम जॉइंट डिफेंस प्रोडक्शन की बात करें तो एम्ब्रायर, HAL, वो अनमैन्ड एरियल व्हीकल के एरिया में, मैरीटाइम सिक्योरिटी के एरिया में हमारे यहाँ को प्रोडक्शन का बहुत बड़ा स्कोप है। दूसरा है कि हम टेक्नोलॉजी शेयर कर सकते हैं। सो को प्रोडक्शन एक पहला ऑप्शन हो गया, टेक्नोलॉजी शेयरिंग एक दूसरा ऑप्शन हो गया, देन ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग और मैन पावर एक्सचेंज, एक्सरसाइज, जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेस, वो एक तीसरा मुद्दा हो गया। और एक और एरिया में ऐड करना चाहूँगी, जैसे प्रोटेक्टिव गियर या कॉम्बैट सूट्स की बात करते हैं तो उसमें इंडिया के पास एक्सपर्टीज़ है। सो वो एक एरिया हो सकता है जिसमें इंडिया दे सकता है ब्राज़ील को कुछ खास एक्सपर्टीज़, कुछ खास प्रोडक्ट्स। और जैसा आपने कहा था, मैं बस वहीं से ले रही हूँ कि स्पेस कोऑपरेशन में भी काफ़ी इसकी जानकारी है जो शेयर हो सकती है। एक और स्पेसिफिक एस्पेक्ट और एग्जांपल मैं दे सकती हूँ जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ब्राज़ील के पास बहुत बड़ा एरिया है, लंग्स ऑफ द अर्थ, अमेज़न रेन फॉरेस्ट, तो उसका सर्वेलेंस बहुत मुश्किल है बिकॉज वो अनपॉपुलेटेड एरिया है। तो उन्होंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस एजेंसी, सर्वेलेंस सिस्टम फॉर अमेज़ोनिया, उसका एक्रोनिम है सीवम, SIVAM। तो उन्होंने एक सीवम सेट किया है। उसके थ्रू वो अपने ज्योग्राफिकल मैपिंग करते हैं और वो ट्रैक करते हैं कोई भी इंट्रूजन। तो वो एक सीवम एक सर्वेलेंस सिस्टम है जो कि हम अपने वो जो हमारे डिफ़िकल्ट बॉर्डर्स हैं उस एरिया में हम वहाँ से उनकी वो टेक्नोलॉजी ले सकते हैं। सो मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी, और मैं खास करके यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी सीवम का। बिल्कुल, आपने जो बात कही उससे एक और आगे का क्षेत्र खुल जाता है। उस लिहाज से हम स्पेस कोऑपरेशन की बात भी कर सकते हैं मिस्टर अचल मल्होत्रा जी, क्योंकि भारत और ब्राज़ील मिलके स्पेस सेक्टर में ऑलरेडी काम कर रहे हैं और दोनों देशों की एजेंसियां मिलकर एक दूसरे का सहयोग भी लगातार कर रहे हैं। ब्राज़ील के जो सैटेलाइट है वो भारत के इसरो के द्वारा छोड़े भी गए, हमने देखा कितना बड़ा काम हुआ है। किस तरीके से भारत की तकनीकी महारत ब्राज़ील के लिए भी एक विन विन सिचुएशन की स्थिति हो सकती है, क्योंकि भारत का जो पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, DPI है, या डिजिटल के साथ साथ स्पेस की जो हमारी महारत है, ये जो तकनीकी महारत भारत के पास में है, ये कैसे मददगार ब्राज़ील के लिए साबित हो सकती है। और मिलकर इस दिशा में जब काम किया जाएगा तो हमारा जो बायलैटरल ट्रेड है वो भी एक तरीके से आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। डेफिनेटली, देखिए स्पेस एक ऐसा एरिया है जिसमें भारत ने ऑलरेडी अपने आप को बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश कर दिया है। बहुत सारे माइलस्टोन्स हैं हमारे, अगर आप स्पेस की बात करते हैं तो UN की जो ऑर्गेनाइजेशन है, UN ऑर्गेनाइजेशन फॉर पीस एंड सिक्योर पीस इन द आउटर स्पेस, वो तो एक ग्लोबल फोरम है जहां हम कोऑपरेट और कोलैबोरेट करते हैं। लेकिन डेफिनेटली बायलैटरल लेवल पे देयर इज काफ़ी कुछ है जो ब्राज़ील हमसे ले सकता है, और हम ब्राज़ील को देने के लिए मुझे नहीं लगता कि हमें कोई परेशानी होगी। सैटेलाइट्स का ज़माना है, अगर उनको किसी अपनी ग्लोबल जो हमारे ट्रैकिंग सैटेलाइट्स होते हैं जो उसकी उनकी आज से क्या बोलते हैं जियो आई एम सॉरी मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, लेकिन एक ऐसा एरिया है जिसमें हम उनकी मैपिंग करके, और वो हालांकि ये चीज़ें आज की तारीख में इसरो की तरफ से ओपन मार्केट में भी अवेलेबल हैं, लेकिन ये ऐसा एरिया है जिसमें सैटेलाइट लॉन्चिंग तो हम एक बार कर ही चुके हैं उनके बिहाफ पे जी। तो इस पर काफ़ी स्कोप है आगे बढ़ने का।
जी। कमर्शियल बेसिस पे भी और बायलैटरल फ्रेमवर्क में किसी मिस्टर मल्होत्रा, लेकिन एक चीज इसी में समझना चाहूंगा, क्योंकि जब इसमें बहुत कुछ चीजें सिक्योरिटी से भी जुड़ी रहती हैं। हर देश की अपनी कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर वो नहीं चाहते किसी दूसरे देश को जानकारी हो, लेकिन क्या वो एक प्रकार की समझ भारत और ब्राजील के बीच में है जहां पर इस प्रकार की तकनीकी ट्रांसफर को लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं? क्या उस स्तर पे हमारे संबंध तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं? देखिए, आज की तारीख में तो ऐसा लगता है कि कोई ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, एक दूसरे के बीच में बहुत कॉन्फिडेंस है, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हमने काफ़ी, मुझे लगता है, बहुत विस्तार में बात करी। एक दो मुद्दा अभी हमने बात नहीं करी, तो वो है मल्टीलेटरलिज्म या जो मल्टीपोलैरिटी। इसके ऊपर हम दोनों कंट्रीज एक ही पेज पे हैं। हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहते हैं, हम मल्टीलेटरलिज्म में विश्वास करते हैं, और हम ऑब्वियसली यूनिपोलर सिस्टम के खिलाफ है। तो ये एक एरिया है। तो ट्रस्ट लेवल हमारा काफ़ी अच्छा है आज की तारीख में। आपने बिल्कुल सही कहा, जब आप हर कंट्री को अपनी अपनी सिक्योरिटी को ध्यान में रख कर ही काम करना होता है। लेकिन देखिए, आज स्पेस सैटेलाइट्स हैं, वो पूरी दुनिया पे नज़र रखे हुए हैं। अब चाहें या ना चाहें, हर कोई मुझे तो लगता है कि अमेरिका में बैठ के हमारे घर में, हमारे स्टूडियो में भी इस समय कोई झांक रहा हो। बिल्कुल बड़ी बात नहीं है जी। तो अब सवाल है कि उसको रोका जाए, कैसे रोका जाए, सो लॉन्ग एज इट इज नॉट हार्मफुल। बट तो उसी के हिसाब से फिर एजेंसीज भी अपने काउंटर मेजर्स करती हैं, कैसे जैमिंग करते हैं। आपने देखा होगा, दिल्ली में ही आप कई बार घूम रहे होते हैं, कुछ एरियाज आ जाते हैं जहाँ पे आपके सिग्नल्स चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ जैमिंग हो रही है, एयरफोर्स के एरियाज है, डिफेंस एरियाज है जी। तो आपने जो मेन मुद्दा ये है कि यस, आज की तारीख में भारत और ब्राजील के बीच में ट्रस्ट लेवल जो है, एक दूसरे में विश्वास, एक काफ़ी मजबूत है। और मुझे लगता है कि हम एक दूसरे से खुल के बात कर सकते हैं, और जो कर भी रहे हैं। और जो फिर वो हमारा कंसेंसस जो ग्लोबल साउथ को, पूरे विश्व को लेके है जी। ब्रिक्स के थ्रू भी हम लोगों की कोशिश ये है, फाउंडिंग मेंबर्स हैं, हमारी कोशिश ये है कि अगर वेस्टर्न वर्ल्ड हमें जो इंस्टीट्यूशंस ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस, उसको रिफॉर्म करने में कोई रोड़े अटकाता है, तो हमें इंतज़ार नहीं करना उस दिन का कि जिस दिन ये रिफॉर्म्स होंगी। हमें उसके पैरेलल कुछ स्ट्रक्चर्स खड़े करने हैं, कुछ पैरेलल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म खड़े करने हैं जी, जिससे ग्लोबल साउथ की जो अपनी एस्पिरेशंस है, और वहाँ जहाँ जहाँ भारत कंट्रीब्यूट कर सकता है, डिजिटल के ले लीजिए, डिजिटल डिवाइड को कम करने में भारत एक बहुत बड़ा रोल अपना सकता है। बिल्कुल। और भारत ने सर, वो अपने भारत में करके दिखाया है, और वही भारत अन्य देशों, खासतौर से ग्लोबल साउथ के देशों के लिहाज से उसको एक तरीके से रखता भी नजर आ रहा है। आप दोनों मेहमानों से गुजारिश है, आप बने रहिए हमारे साथ में, हम इस विस्तार पे चर्चा को आगे बढ़ाएं। उससे पहले इस वक्त की जो अहम खबरें हैं उस पर नजर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री